हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है हमारा। पहले चैप्टर का जो खंड का है कौन सा हमारा, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावना है इन प्रश्नों की कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको अभी नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर अंत में आपको पसंद आएगा तब जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा है क्लास 10th, सब्जेक्ट हमारा क्या है ज्योग्राफी, और हमारा चैप्टर है पहला और खंड कौन सा है, पहला, यानी खंड का है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है संसाधन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। संसाधन को परिभाषित कीजिए मतलब संसाधन किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर देना है, ये बताना है आपको। तो मैंने क्या लिखा है, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाता है, या फिर इसको आप दूसरे रूप में क्या परिभाषित कर सकते हो, वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है हम उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है हम उसे संसाधन कहते हैं। या फिर आप क्या लिखोगे, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। तो संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकता है। संसाधन भौतिक निर्जीव भी हो सकता है, संसाधन सजीव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे भूमि, मृदा, जल, वृक्ष, मनुष्य भी हो सकता है। ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है, ठीक है। ये जब मैंने लेक्चर लिया था तो लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया। अगर आपने लेक्चर वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, क्लास 10 ज्योग्राफी नाम से हमारा बना हुआ है, उनको आप ओपन कीजिए, उधर आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कई बार पूछा गया है। प्रश्न है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी संसाधन किसे कहते हैं, संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, बस आपको इसी का परिभाषा बताना है, इसी का आपको आंसर देना है। अंतर का मतलब यही है कि आप दोनों का परिभाषा बताइए, ठीक है, या फिर दोनों में क्या सब असमानताएं हैं उनको आपको दर्शाना है। तो हमारा पहला है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है किंतु जिसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना है, हम उसे क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी संसाधन का तात्पर्य यह है कि वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में तकनीक की सहायता से अगर उसका उपयोग किए जाने की संभावना है तो हम वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन बोलेंगे। जैसे हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो खनिज है उनको अभी भारत सरकार तकनीक की अनुपलब्धता के कारण, भारत सरकार के पास तकनीक नहीं है, जिसके कारण अब अभी हम हिमालय की गहराइयों से, जो मान लीजिए हमें अगर उधर 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर गहराइयों से अगर खनिज निकालना है तो वो अभी संभव नहीं है। तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, तो हम उसको रखेंगे संभावी संसाधन की श्रेणी में। वहाँ संसाधन है लेकिन अभी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान समय में, लेकिन भविष्य में कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको कौन सा संसाधन बोलेंगे, संभावी संसाधन बोलेंगे, ठीक है। हमारा दूसरा है संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है, संचित कोश संसाधन। तो संचित कोश संसाधन किसे कहेंगे, तो भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं, यानी संचित कोश संसाधन भंडार कोश संसाधन का ही भाग है। तो भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, किंतु इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए नदी जल, जिससे भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, वर्तमान में इसका प्रयोग अत्यंत ही सीमित है। तो संचित कोश संसाधन से तात्पर्य भी वही है कि यह संचित कोश संसाधन में हम वैसे संसाधन को रखते हैं जिसका भंडार है, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, जिसके कारण हम उसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जल पे जो विद्युत, हम जल से जो विद्युत बनाते हैं तो उनके लिए अभी नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो यूरोप के देश यूज करते हैं, तो वो भारत सरकार के पास नहीं है, लेकिन संभावना है कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा,
संचित कोष संसाधन के अंतर्गत आएगा। वही मैंने लिखा भी है, संचित कोष संसाधन किसे कहेंगे, तो भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं संचित कोष संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा, तकनीक होगा, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इनका प्रयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए नदी पर जो जल विद्युत बनाने का कार्य किया जा रहा है, तो इनकी अभी हम उतनी ज़्यादा उपयोग में या उनसे हम जल से उतनी ज़्यादा बिजली नहीं बना पा रहे हैं तकनीक की अनुपलब्धता के कारण, लेकिन सीमित में हम अभी जल से विद्युत बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि संभावी और संचित कोष संसाधन आपको समझ में आ गया होगा। संभावी संसाधन का मतलब है वैसा संसाधन जो कहीं पर उपलब्ध है, सरकार ने पूरा परीक्षण कर लिया है, वहां पर उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है, तकनीक उतनी मतलब जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं है, हम जिसके कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो संभावी संसाधन है। वर्तमान समय प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में 5 साल 10 साल के बाद कर सकते हैं। संचित कोष संसाधन भंडार कोष संसाधन के वैसे भाग हैं जिसका भी हम उसके भी यानी संचित कोष संसाधन में भी तकनीक की अनुपलब्धता के कारण या तकनीक उस प्रकार से नहीं होने के कारण हम उसका बड़े स्तर पर उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा भंडार संसाधन में है, हमारा सब चीज़ वो एक्चुअल में है सारा चीज़, लेकिन हमारे पास उसका जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हम उसका बड़े स्तर पर जितना उपयोग में आना चाहिए उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना। पहले आप ये समझ लो, अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप 90% सिक्योर हो जाएंगे कि हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें, मतलब अगर आप संसाधन को बचाओगे तो इनके क्या फायदे हो सकते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित मतलब सही ढंग तरीके से प्रयोग करना ही, विवेकपूर्ण तरीके से मतलब हुआ कि जितना हमें उपयोग में अभी लाना है, जितना ज़रूरी है हमें उतना ही उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप पैर धोने के लिए गए और आपने नल का टूटी आपने खोल दिया और आप बात भी कर रहे हो किसी से और आपने पैर रख दिया है, पानी पूरा बाहर जा रहा है, तो ये विवेकपूर्ण तरीका नहीं है। तो विवेकपूर्ण तरीका का मतलब हुआ कि आपको जितना मतलब उपयोग में लाना है जिस भी वस्तु का, जिस भी संसाधन का, आप उसे उतना ही उपयोग में लाइए। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण और नवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इसी प्रकार कई ऐसे संसाधन हैं जिसके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी व गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते हैं। अतएव संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, अब मैं इसको अपने शब्दों में आपको बताता हूं इस परिभाषा को। तो संसाधनों का संरक्षण से क्या तात्पर्य है, ये आपका प्रश्न है। तो आप क्या लिखोगे, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्योंकि संसाधन में कई ऐसे भी संसाधन होते हैं जो अनवीकरणीय होते हैं, मतलब एक बार समाप्त होने के बाद आप उसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हो और दोबारा उसकी पूर्ति होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, अगर आप अभी कोयले का अंधाधुंध उपयोग करोगे, अनवीकरणीय संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करोगे तो वो समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। इनसे क्या होगा, पैसे वाले तो उसका उपयोग करेंगे, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इनसे समाज में असमानताएं आ जाएगी। मतलब एक वर्ग ऐसा आएगा जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा रहेगा और एक वर्ग ऐसा होगा जिसके पास संसाधन नाम के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी ये समस्या है हमारी। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि हमें संसाधनों का और विवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी व गरीबी को बढ़ाकर समाज में असमानता लाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्ग के लोगों के पास एक बराबर मात्रा में संसाधन का उपयोग हो और एक बड़ी असमानता लोगों के बीच में उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को आप समझ गए होंगे। पहला क्या हेडलाइन आप लिखिएगा, संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन
संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो अनवीकरणीय हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं या उसकी दोबारा पूर्ति होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। हमें इन सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा तो इनसे हमारे समाज में गरीबी बढ़ सकती है और समाज में असमानता बढ़ जाएगा, क्योंकि समाज का एक वर्ग ऐसा होगा जिसके पास संसाधन का एक बड़ा हिस्सा होगा और समाज का एक ऐसा दूसरा वर्ग भी होगा जिसके पास संसाधन नाम के बराबर होगा। इसीलिए हमें अतएव का मतलब इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। ये सभी लघु उत्तरीय में आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है और ये प्रीवियस 2011 और 13-14 में भी पूछा गया है। मतलब मैं ये बोलूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे VBI में इन चारों को रखिए और ये इसमें आप डबल लगा दीजिएगा तो अच्छी बात, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनसे ही आपको 2-3 प्रश्न और निकल सकता है। तो हमारा प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व तो संसाधन को कई वर्गों में बांटा गया है, तो उसमें से एक वर्ग आता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। तो उनको जानने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं। तो मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं ही संसाधन कहलाती है। तो मैंने अभी ऊपर भी हमने इसके परिभाषा को देखा था कि जो भी वस्तुएं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है हम उसे क्या कहते हैं, हम संसाधन उसे कहते हैं। इन संसाधनों के अलग अलग रूप हो सकते हैं। ठीक है, संसाधन का कई रूप है। हाँ, मैंने आपको लेक्चर के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया, मैं फिर से बोलता हूँ। अगर आपने लेक्चर वो नहीं देखा हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का, तो आप जाइए देखिए, 100% आपको फायदा होगा। लेकिन अभी हमारे पास कम समय है, तो हम क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन अभी ये ज़्यादा जरूरी है। तो आपको लेक्चर अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला हमारा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हमारा सामुदायिक संसाधन और तीसरा हमारा राष्ट्रीय संसाधन और हमारा चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इन चारों का भी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, कोई ऐसा संसाधन जिसका अधिकार किसी एक खास व्यक्ति के पास हो या निजी व्यक्ति के पास हो, हम वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आप अभी जिस मोबाइल से देख रहे हैं, ये आपका मोबाइल भी आपका व्यक्तिगत संसाधन है। इस पर समाज के कोई भी लोग आकर अधिकार नहीं दिखा सकता है। आपका घर आपका व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, हमारा दूसरा है सामुदायिक संसाधन। तो याद रखना कि व्यक्तिगत संसाधन में जो भी चीज़ होता है, बस इनके लिए आपको सरकार को टैक्स देना होता है, सरकार को आपको कर देना होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन के रूप में कुआं भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका ज़मीन हो सकता है। तो सरकार को आप बस टैक्स देते हो, लेकिन उस पर अधिकार आपका रहता है। हमारा दूसरा है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे, तो हम वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं जिस पर समाज के एक खास वर्ग के लोगों का अधिकार रहता है। यानी जहां पर एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार रहता है, हम वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो मंदिर होता है, मंदिर मस्जिद, जो मान लीजिए आपके गांव का चबूतरा हो सकता है, कुआं हो सकता है, बहुत सा कुएं को भी हम सामुदायिक संसाधन में रख सकते हैं। तो मंदिर पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक खास समुदाय या वर्ग के लोगों का अधिकार होता है। मस्जिद पर भी उसी प्रकार से। और जो हमारा चबूतरा सब होता है, गांव का मंच जहाँ पे लोग बैठते हैं या फिर किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो वो सभी का सभी हमारा सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन हम किसे कहेंगे, तो राष्ट्रीय संसाधन एक देश के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश का सीमा जहां तक है, तो भारत देश की सीमा के अंदर जो भी चीज़ हमारा पाया जाएगा वो हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और सीमा के बाद 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र और वहां से लेकर 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, वो भी हमारा राष्ट्रीय संसाधन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के समुद्री तट के 200 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का देखरेख अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चारों के परिभाषा को भी समझ गए होंगे और इन चारों के परिभाषा को भी आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप इसको पूरा हूबहू रट के किसी भी किताब से आप अपने एग्जाम में जाकर नहीं लिख सकते हो, आपको समझ में आना जरूरी है। अगर इन चारों प्रश्न में से कहीं पर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, 100% आपका फायदा होगा। तो मैं एक बार बोर्ड के साइड में आ जाता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन चारों प्रश्न में अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके डाउट का कमेंट सेक्शन में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इनके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर, मतलब जो आपका ये चैनल है नॉलेजपुर, इसी चैनल पर आप लोगों के लिए मैंने हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, इन दोनों का जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में सभी ऑप्शन को डील किया, इकोनॉमिक्स के भी और हिस्ट्री के भी, और सब्जेक्टिव को मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए, क्लास 10th हिस्ट्री, क्लास 10th इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर वीडियो को देख सकते हैं। 100% आपका फ़ायदा होगा, 100%। मुझे लगता है अगर आप ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का देख लोगे तो एक बार आप देखोगे वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा और आपको साथ ही के साथ याद हो जाएगा, एक भी प्रश्न आपका उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और अब हमारा ज्योग्राफी का भी शुरू हो गया है। ज्योग्राफी का भी मैंने आपको इसी लेक्चर का, यानी जो हमारा संसाधन एवं उपयोग है, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है और आज मैंने आपको सब्जेक्टिव करा दिया है। तो हर एक अध्याय का जो VVI है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, मैं सिर्फ आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ। मैं सारे प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, मैं उन प्रश्नों को करा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके नज़र में किसी भी अध्याय का प्रश्न रह जाता है, आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, तो आप वैसे प्रश्नों को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा अगली वीडियो में आपके कमेंट को वाला जो प्रश्न है मैं उन पर भी वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं आपके उस प्रश्न को उस वीडियो में ऐड कर दूं अगली वीडियो में। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन इस परिवार को, ये जो हमारा नॉलेजपुर परिवार है, आप देखते हैं कि बोलते बोलते कई बार मेरे टंग और शब्द दोनों पता नहीं क्या फिसल जाता है, तो थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, जैसे मैं आपके प्रति डेडिकेट हूँ, थोड़ा सा आप भी डेडिकेट होइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी प्रकार से आप कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी महीने में होना है, तो अगर आप कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं इसी प्रकार का, और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो के लिंक को अपने 20 अजीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो आपका बहुत ही ज़्यादा करीबी है। आपके अगर रिलेटिव्स में कोई पढ़ने वाला है, कोई भी मौसी की बेटी, मामा का बेटा, कोई भी, उनके साथ भी आप इसे फॉरवर्ड कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए कि यूट्यूब पर एक नॉलेजपुर नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप क्लास 10th का सोशल साइंस अभी मैं कंप्लीट करके हिंदी और इंग्लिश का भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँगा कि आप कैसे कम से कम 60-70 मार्क्स ला सकते हो, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो अभी हमारा मेन टारगेट है सोशल साइंस। ठीक है, इनके बाद हम और सारे सब्जेक्ट को भी बीच बीच में देखते रहेंगे। तो अगर अच्छा लगा है तो फिर से मैं ये बोलूँगा, आप इसे अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।